हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधन डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था विस्थापन धारा क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैक्सवेल की एम्पियर समीकरण क्या होती है, जिसमें एम्पियर ने जो नियम दिया था उसको मैक्सवेल ने कैसे सही करके लिखा। साथ में हम लोगों ने देखा था विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। आज देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व कैसे लिखा जाता है और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके गुण क्या होते हैं, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें ऊर्जा घनत्व कैसे लिखा जा सकता है वो देखने से पहले यहाँ पर ये बताओ इसमें ऊर्जा होती कौन कौन सी है। तो इसमें दो क्षेत्र होते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। उन्हीं में जो ऊर्जा संचित होगी उन्हीं की ऊर्जा होगी। तो अगर बात करें कि जो यू लिखा जाएगा वैद्युत चुंबकीय तरंग में, वैद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा घनत्व, तरंग में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व अगर लिखा जाए तो ऊर्जा घनत्व लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, यही तो लिखा जाएगा। ई में और बी में ऊर्जा घनत्व हो गए। अब अगर किसी माध्यम में बात करें तो लिखा जाता हाफ ऑफ एप्सिलॉन इनटू में ई का स्क्वायर लिख देते हैं और इसे लिखा जाता हाफ ऑफ म्यू, या फिर ऐसे लिखा जाता है इसे लिखते हैं बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में म्यू लिखा जाता है। ठीक है, किसी माध्यम में, ये क्या है, किसी माध्यम की बात करते तब की, किसी माध्यम में दिया गया होगा तब ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं माध्य औसत की बात करेंगे, तो औसत की बात कर रहे हैं तो इसको बदल लो निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो यू ई लिखना जानते हैं। निर्वात में यू ई क्या लिखा जाता है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या लिखा जाता है, ई आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यू बी की बात करते हैं तो यू बी लिखा जाता है हाफ ऑफ, यहां पर लिखा जाता है बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं यहां पर म्यू नॉट। आर एम एस वैल्यू क्या होती है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली क्लास में मतलब हम लोगों ने जब पढ़ा था विद्युत प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत धारा का वो पोर्शन जिसमें प्रत्यावर्ती धारा थी, तब उसमें देखा था यूई और यूबी कैसे लिखे जाते हैं। यहां पर जो ये फार्मूला लिखा गया ये तो जानते होंगे, ये फार्मूला कहां से आया ये नहीं जानते होंगे। एक बार अगर देखना है तो क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हो क्या होगा। अगर हम बात करते हैं बेसिकली कैपिटल यूबी की, तो वो क्या लिखा जाएगा, हम लोगों को पता है, लिखते हाफ एल आई स्क्वायर कुंडली में संचित ऊर्जा। इसको अगर सही किया जाए हाफ, तो याद होगा एल क्या लिखा जाता था किसी प्रणालिका का, तो वो लिखते थे हम लोग म्यू नॉट, और बोलो तो ये लिखा जाता था कैपिटल एन, तो म्यू नॉट एन वन एन टू, या ऐसे नहीं पता तो ऐसे याद रखो बी इज इक्वल टू लिखते थे इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। सही है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो बी इतना बनता है, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो लिखेंगे म्यू नॉट एन आई, तो ये हो जाएगा बी ए। एरिया क्या लिखा जाएगा, एरिया को एरिया लिखा रहने दो ऐसे ही। एक फेरे से इतना गुजरेगा तो कितने फेरे, एन इंटू एल फेरे हैं, तो यहां पर एन इंटू एल फेरे हैं, तो एन एल फेरे हो गए टोटल, ये टोटल फेरे हो गए। तो यहां पर आई को छोड़ के जो बचा वही तो है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू में एल लिखा जाएगा। इंटू में क्या लिख सकते हैं, आई, तो जो ये बचा है ये यही तो होता है एल, तो ये वैल्यू यहां रख दो, तो वैल्यू क्या लिखी जाएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। इसको हटा दो, ये याद आया होगा आप तो। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये तो हो गया चुंबकीय ऊर्जा, लिखना चाहो लिख लो, भूल गए हो तो कुंडली में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, ये कुंडली में संचित ऊर्जा हो गई। अब अगर हम लिखते हैं ऊर्जा घनत्व, इससे क्या लिखते हैं, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व अगर लिखा जाए तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू भी लिखा जाएगा ना, वो लिखा जाएगा कैपिटल यू बी डिवाइडेड बाई में आयतन, आयतन लिखा जाएगा। तो सॉल्व कर दो इसे, इसमें आयतन क्या है, ये जो लिखा गया यही तो आयतन, तो इसको हटा दो, बाकी चीजों को लिख दो, तो ये लिखा जाएगा हाफ ऑफ म्यू नॉट, ये लिखा जाएगा एन स्क्वायर, बनेगा। सही है। अब ये डिस्कशन हमारा स्टार्ट होगा, ये तो लिख गया म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल था ए था, वो हो गया आयतन में चला गया, इतना बना ये ऊर्जा घनत्व। इसको उसमें बदलना है, तो उसमें कैसे बदल सकते हैं, उसमें बदल सकते हैं बी की वैल्यू से। बी की वैल्यू से कैसे, इसको सॉल्व कर दो, तो यहां लिखा जा सकता है हाफ, लिखेंगे ना हाफ एल आई स्क्वायर होता है, तो एल ये हो गया, आई स्क्वायर होता है तो आई तो पहले लिख दो, आई लिख देते हैं, तो हाफ ये बन गया,
म्यू नॉट एन आई एक तरफ कर देते हैं। अब यहां पर म्यू नॉट नहीं बचा तो म्यू नॉट अपने मन से लगा देते हैं, एन आई यहां लिख देते हैं और डिवाइडेड बाय में म्यू नॉट कर देते हैं। एक बार फिर से चेक करो, यहां पर एक म्यू नॉट था, एक म्यू नॉट लिखा गया, एन 2 बार था, एन 2 बार लिख दिया गया, आई 2 बार था, 2 बार लिख दिया गया, एक म्यू नॉट कम पड़ रहा था, हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। दोनों ब्रैकेट में जो लिखा वही तो बी है। यहां से देखो, ये देखो लिखा गया जो भी थोड़ी देर पहले लिखा गया था म्यू नॉट एन आई, तो वो बी हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू में लिख सकते हैं बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट। ये आता है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, इस तरह से निकाला जाता है। ये निकालना जानते होंगे, संधारित्र के लिए निकाला जाता है कैसे, हाफ सी वी स्क्वायर होता है यू की वैल्यू। इसको अगर सॉल्व कर देते हैं, आगे बढ़ा के अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो यहां बन जाएगा हाफ, यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता रख दो, इनटू में क्या लिखा जाएगा वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी बराबर लिखा जाता है ईडी, तो ई स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर बन जाएगा। सही है। अब यहां से आगे सॉल्व करो तो बन जाएगा हाफ ऑफ अपसाइलन नॉट इंटू में ई स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर बनेगा डी इंटू ए, तो यहां पर एडी बन जाएगा। इसको हटा दो तो ऊर्जा घनत्व बनेगा, वही ऊर्जा घनत्व लिखा है। तो फार्मूले कहां से आए वो तो पता चल गया। अब बात करते हैं कि औसत जो ऊर्जा घनत्व होता है वो कितना लिखा जा सकता है। इधर नहीं, इधर आओ, लिखो औसत ऊर्जा घनत्व। औसत ऊर्जा घनत्व की औसत ऊर्जा घनत्व क्या होता है, बोलो। औसत ऊर्जा घनत्व को इधर लिखते हैं। तो औसत ऊर्जा घनत्व लिखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे निर्वात का। तो निर्वात का इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे U, जो माध्य लिखा जाएगा मीन, वो लिखा जाएगा UE प्लस UB। ये किसका है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। इसे लिखा गया हाफ ऑफ अपसाइलन नॉट इंटू में ERMS का स्क्वायर। ERMS वैल्यू जानते हैं, एसी में पढ़ा हाफ। यहां पर क्या लिखा गया, यहां लिखा गया बी RMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या लिखा म्यू नॉट। कहां से दोनों फार्मूले आए, ही हम लोगों ने डेराइव भी किया है। अब हम जानते हैं ERMS क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाएगा E नॉट बाई √2, और BRMS वो भी सेम B नॉट बाई √2 लिखा जाएगा। ये वैल्यू लिखी जाएंगी, पुट कर दो यहां। तो अगर पुट कर देंगे तो बन जाएगा हाफ अपसाइलन नॉट ERMS का स्क्वायर बाई 2, तो बन जाएगा E नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा, प्लस यहां पर बन जाएगा हाफ, यहां पर बन जाएगा B, तो ये बन जाएगा B नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, और एक और 2 आ जाएगा, एक मतलब यहां पर एक और 2 आ जाएगा, और यहां पर म्यू नॉट है ही, ये बन जाएगा। तो ये निकल के आया 1/4 अपसाइलन नॉट इंटू में E नॉट का स्क्वायर, 1/4 B नॉट डिवाइडेड बाय में अपसाइलन नॉट म्यू नॉट का स्क्वायर। ये ऐसे लिख दो, B नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में अपसाइलन नॉट बनेगा, म्यू नॉट बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, U माध्य की वैल्यू है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उनकी, उनमें जो ऊर्जा घनत्व संचित होगा उसका माध्य ये निकल के आया। अभी हम लोगों ने देखा था, यहां पर आगे बात करूं, यहां पर देखा था कि जो लिखा जाता है E डिवाइडेड बाय में C, जो E डिवाइडेड बाय में जो B लिखा जाता है वो किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। सही है ना, ठीक है। तो अगर ये C के बराबर लिखा जाता है, और इसको अगर थोड़ा और रिलेट करके देखना चाहो तो B नॉट बाई C के भी करके लिख सकते हो, या बेसिकली ऐसे लिख लो, अच्छा लगेगा। और ये जो C लिखा जाता है वो किसके बराबर होता है, तो वो लिखा जाता है म्यू नॉट अपसाइलन नॉट के बराबर। अगर ये मान रखें तो इसको हम एक बार वैध तो एक बार चुंबकीय क्षेत्र में बदल सकते हैं। देखो कैसे, यहां पर U जो मीन निकल के आएगा कुल, वो लिखा जाएगा हाफ, यहां से देखो ये जो लिखा गया है ये हाफ ऑफ, या यही लिख लो 4 कर देते हैं, 1/4 इंटू में लिखा जाएगा अपसाइलन नॉट E नॉट का स्क्वायर। अच्छा नहीं लग रहा, बदल लो यहां से, तो ये बन जाएगा B नॉट का स्क्वायर C स्क्वायर। तो B नॉट का स्क्वायर तो ठीक है, C स्क्वायर मतलब ये वैल्यू, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपसाइलन नॉट बनेगा, ठीक है। 1/4 E नॉट इंटू में E स्क्वायर, E नॉट का स्क्वायर तो बन जाएगा C स्क्वायर इंटू B नॉट, C स्क्वायर मतलब ये वैल्यू, प्लस 1/4 लिखेंगे, और यहां लिखा जाएगा B नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में म्यू नॉट बनेगा। सॉल्व कर दो इसे, तो देखो यहां अपसाइलन नॉट से अपसाइलन नॉट कटेगा, जो वैल्यू ये लिखी वही ये लिखा गया है, तो इसे लिख सकते हैं 1/2, यहां पर लिखेंगे B नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में अपसाइलन नॉट, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है तो या लगा के लिख लेते हैं,
ये वैल्यू जैसे लिखी थी वैसे लिखी रहने दो, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ यहां पर लिखा गया था म्यू नॉट, यहां पर लिखा गया था बी नॉट का स्क्वायर। यहां से देखो बी नॉट का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय में सी स्क्वायर बनेगा। तो डिवाइडेड बाय में सी स्क्वायर बनेगा तो इसको मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। यहां से देखो ये कैंसिल हो गया, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू जो लिखी वही वो भी लिखा गया है, यहां पर 4 रहेगा, ध्यान रखना ये जो वैल्यू है ये 4 है, ये वैल्यू 4 है, तो बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई स्क्वायर बन जाएगा। तो यू मीन ये वाला लिखना हो तो ये वाला लिख देना, या फिर यू मीन ये वाला लिखना होगा तो यू मीन ये वाला लिख सकते हो, स्मॉल यू मीन है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व 2 अलग अलग फार्मूलों से दिया जाता है, फार्मूले कहां से निकल के आते हैं उनको डेराइव कर लिया गया। एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है क्या, कि अगर हमें तीव्रता लिखनी हो, इनकी तीव्रता, तो ये लिखा जाता है यू मीन इनटू में सी लिखा जाता है। यू मीन कितना निकल के आया, तो यू मीन चाहे ये लिख लो चाहे जो भी लिख लो, चलो ये लिख लेते हैं, ई नॉट का स्क्वायर था यहां, तो अगर हम ये लिखें हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई नॉट का स्क्वायर इनटू में क्या लिख सकते हैं सी, इसको थोड़ा और अच्छा करके लिखा जा सकता है, देखो क्या, ई नॉट और 1/2 को इधर भेजो, √2 में बदल दो, तो √2 में बदलेंगे तो बन जाएगा ई RMS का स्क्वायर इनटू में क्या लिख सकते हैं सी। तो ये हो जाएगी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। इस तरह से तरंग की तीव्रता भी लिखी जाती है, मतलब औसत जो ऊर्जा है उसका माध्य, जो ऊर्जा है उसका माध्य इनटू में सी से लगा करके लिखी जाती तीव्रता। तो ये डेरिवेशन होता है, कैसे करना है पेपर में आए तो इस तरह से कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट वैल्यू रखना, डेराइव करने की कोई नीड नहीं है। अब बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनको उत्पन्न कैसे किया जा सकता है। तो हम लोगों ने एलसी दोलन में पढ़ा था, एलसी दोलन में, एलसी परिपथ में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यहां पर अगर एक संधारित्र लगा है फुल चार्ज और उसको कनेक्ट किया गया है एक इंडक्टर के अक्रॉस, किसी कुंडली के सिर ऊपर इसे जोड़ दिया गया है क्षय होने के लिए, यहां पर इसके ऊपर प्रारंभ में आवेश प्लस क्यू नॉट था और इसके ऊपर माइनस क्यू नॉट था। ये किस पर था, एट t = 0 पर की बात कर रहे हैं। तो यहां से हम लोगों ने देखा था कि यहां पर जो ऊर्जा लिखी जाती है वो तो जानते कितनी, हाफ CV² लिखी जाती है, या फिर हम इसको लिखे तो क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2c, ये पहले थी, ठीक है, पहले थी। और यहां पर जो ऊर्जा लिखी जाती UV उसे लिखा जाता है हाफ LI का स्क्वायर, और ये क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं, ये जो लिखा जाता है इसको लिखते हैं UE, UE हो गया, ये UV हो गया। यहां से क्या होता था, जब ये फुल चार्ज होता था इसके सिरों पर जोड़ा जाता तो ऊर्जा के दोलन हो रहे थे ना दोलन। तो अगर दोलन हो रहे होते हैं तो यहां पर भी वही सेम है, दोलन किसके हो रहे थे, ऊर्जा के बेसिकली दोलन होते थे, लेकिन आवेश भी तो कम ज्यादा हो रहा था, तो आवेश भी दोलन कर रहा था। तो जब भी कभी इनकी उत्पत्ति की बात की जाएगी, ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति, जब उपपत्ति के बारे में बात करेंगे, कैसे निकलती, कैसे बनाया जाता है, तो बताना है कि आवर्त रूप से गतिमान आवेश या दोलायमान आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर ये समझ नहीं आया तो देखो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इधर है और निगेटिव चार्ज इधर है। बेसिक सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक, समझते जाना हर एक पॉइंट को धीरे धीरे। ये जब दोनों इतनी दूरी पर है तो इनके बीच में कोई ना कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। इनकी रेफरेंस लाइन बना देते हैं, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये ऐसा है, ठीक। अब क्या होगा देखो, मान लेते हैं कि थोड़ा नीचे आए, ये थोड़ा नीचे यहां आए, ये थोड़ा महाराज यहां चले गए, ठीक है। क्या क्षेत्र ऐसे रहेगा, बिल्कुल क्षेत्र अभी भी ऐसे रहेगा, प्लस से दूर माइनस की तरफ। फिर और आगे आओ, ये यहां पर पहुंच गए, ये यहां पर पहुंच गए, क्षेत्र अभी भी है, लेकिन
अब की बार क्या कर देते हैं कि ये जो प्लस है और जो ये माइनस है, इनके जो पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ मिल गए। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, और प्लस माइनस जब एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ई जो बनेगा वो 0 बन जाएगा। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। फिर आगे देखो, ये क्या करेगा, नीचे वाला ऊपर जा रहा है ना, तो जब क्रॉस करेगा तो माइनस अब इधर बनेगा, प्लस यहां कहीं पर चला गया थोड़ी देर बाद, तो अब की बार जो क्षेत्र बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा, यहां क्षेत्र नीचे की तरफ बन रहा था, ऐसा होगा। फिर और आगे की तरफ जब ये बढ़ेगा, ये जो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इस लाइन को बढ़ा ही दो पूरा। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, अब मान लेते हैं माइनस यहां पहुंच गया, प्लस यहां पहुंच गया, ये एरो देखो बड़ा हो गया ई का। फिर माइनस जब यहां पहुंच गया तो प्लस यहां पहुंच गया, देखो एरो और बड़ा हो गया इसका। कौन दोलन कर रहा है यहां, आवेश दोलन कर रहा है। आवेश के दोलन के द्वारा जो यहां क्षेत्र बन रहा वो भी दोलन कर रहा है, और वो अगर दोलन करता है तो वो स्रोत होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का। लेकिन ये तो बात हुई कि इसमें वैद्युत क्षेत्र दोलन कर रहा, चुंबकीय क्षेत्र कहां है, समझते हैं। इधर से देखो, इसको रिप्लेस कर देते हैं इनको एक कंडक्टर के साथ। ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, चालक है। यहां इन दोनों को मान लिया किसी कोई चालक है। इसमें प्लस ऊपर नीचे की तरफ है, ये प्लस ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब धारा इसमें ऊपर से नीचे आ रही होगी, सही है ना, बढ़िया है। तो धारा अगर ऊपर से नीचे आएगी तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी। ये देखो चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी, ये हो गई चुंबकीय बल रेखाएं, बढ़िया है ना। ये चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगा, इधर से निकलेंगी, इसमें दिशा लिखना जानते हैं, इतनी चीजें सब पता चल गई हैं, ये ऐसी बनेंगी, सही है, बढ़िया है। लेकिन क्या होगा, धारा शुरुआत में ज्यादा है, आई जो है यहां पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम होगी तो उस केस में क्षेत्र मैक्सिमम बनेगा। और जैसे जैसे ये पास आएंगे, जैसे जैसे ये पास आएंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन की स्थिति आएगी, एक दूसरे को प्रभाव को निरस्त करने की कोशिश करेंगे। जितना प्लस एक तरफ से गया उतना ही माइनस अगर दूसरी तरफ से चला जाएगा, उस केस में धारा कम होगी, तो यहां पर जो क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो कम बनेंगी, ये क्षेत्र रेखाएं कम बनेंगी, ये क्षेत्र रेखाएं कम बनी। उसके बाद में क्या होगा, जब धारा का मान शून्य होगा, धारा का मान शून्य कब होगा, जब एक ऐसा बिंदु आएगा कि एक तरफ से प्लस दूसरी तरफ से माइनस गुजरेगा, नेट आवेश का प्रवाह शून्य होगा, उस केस में क्या होगा, यहां पर B0 बनेगा, ठीक है, B0 हुआ। यहां पर B0 नहीं है, B0 नहीं है, लेकिन B कम है, कुछ कम है, यहां पर B जो बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा, सही है ना, बढ़िया है। लेकिन जैसे क्रॉस कर लेंगे, एक बार क्रॉस कर लेंगे तो क्रॉस करेंगे तो धारा अपनी दिशा बदल लेगी, धारा क्या करेगी, अपनी दिशा बदलेगी। तो धारा अगर दिशा बदलेगी तो अब क्या होगा, धारा नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगेगी, तो धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो फिर से ऐसा होगा, ये ऐसा बनेगा। लेकिन इस बार जो क्षेत्र बनेगा उल्टा बनेगा, क्षेत्र कैसा बनेगा, तो इधर जाएगा अंदर की तरफ और इधर से बाहर निकलेगा क्षेत्र। लेकिन जब फुल चार्ज होगा ये, वो सब देखो फुल चार्ज होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, खूब सारे बन जाएंगे चुंबकीय बल रेखाएं, इधर से इधर जा रही होंगी। ये देखो यहां से जो हो रहा है उसका उल्टा इधर हो रहा है। दोलन कर रहे थे दो आवेश दोलन कर रहे थे, वो धारा के भी तो तुल्य होंगे, धारा तो बनेगी, धारा बनती है तो क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये ऑरस्टन ने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा है। यहां पर जो दोलन कर रहा हुआ आवेश है ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा जो दोलन कर रहा होगा। इसके दोलन देखो जिस क्षेत्र में है, इसके दोलन उसके विपरीत हैं, मतलब 90 डिग्री पर हैं। ये तल से अंदर तल से बाहर की तरफ जा रहा है, ये तल से ऊपर तल से नीचे की तरफ हो रहा है। तो इसके दोलन कुछ इस तरह से हो रहे हैं, देखो इसके दोलन कुछ इस तरह से हो रहे हैं और इस वाले के दोलन कुछ ऐसे हो रहे हैं, ऐसे, ये इधर इधर जा रहा, फिर इधर इधर जा रहा, ऐसे। तो ये दोलन ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। इसके दोलन तल से अंदर तल से बाहर की तरफ हो रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के कंपन और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन एक दूसरे के लंबवत हैं और इनके लंबवत चलती है तरंग। तो ये कैसे उत्पत्ति होती है इनकी, आई थिंक ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं यहां पर इनकी अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या कैसे की जा सकती है। तो व्याख्या कर लेते हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या करते हैं। अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या कुछ ऐसे की जाए, ये हमारे पास एक क्यूब बना हुआ है, ये क्यूब बना हुआ है, ये क्यूब बना हुआ है, ये क्यूब है,
सही है। इसमें अक्ष बना देते हैं, ये हमारे पास अक्ष बन गई, सही है, ठीक नहीं है, नहीं सही है। थोड़ा इस तरह बनाओ, ज्यादा चीजें समझने में आसानी होगी। इस तरह से बनाओ इसे, ये ऐसे बनाओ, ये ऐसा, आप समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, नाम पहले लिख दो इसके। तो नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस दिशा में क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, इधर की दिशा में कोई दूसरा अक्ष है, इधर की दिशा में कोई दूसरा अक्ष है। तो इधर हमारे पास वाई अक्ष है, इधर जेड अक्ष है। ठीक है, इनके समीकरण लिखे गए हैं। अब सुनो, यहां पर ये एबीसीडी बन गया, यहां पर लिख देते हैं ओ, यहां पर लिख देते हैं ई, इसे लिख देते हैं एफ, इसे लिख देते हैं जी, लिख दो, जी लिख दिया गया, बस बाकी सारे हो गए। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, अब सुनो, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कोई विशेष भाग लिया जिसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हो रहे होंगे। इधर मान लेते हैं तरंग संचरण हो रहा है, इधर तरंग संचरण हो रहा है। हमें दिखाना कि अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, तो इस दिशा में ना तो वैद्युत क्षेत्र का कंपन आए ना चुंबकीय क्षेत्र का है, बस ऐसा संभव है, होगा सिद्ध। तो इसके लिए यहां पर समतल तरंगाग्र लेते हैं एबीसीडी। ये क्या है, एक समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है ये। और समतल तरंगाग्र किस पर है, टाइम t इज इक्वल टू किसी टाइम t पर बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी टाइम t पर बात करते हैं। अब देखो, इसके अंदर कोई आवेश तो है नहीं, तो अगर कोई आवेश नहीं तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए जो बनेगा, तो ई डॉट डी ए कहां से कहां, किस वाले पृष्ठ का बना रहे हैं, तो ई डॉट डी अगर इस वाले पृष्ठ का लिखा जाए, किसका, ए बी सी डी का, प्लस दूसरे का लिखवाओ, इधर वाले का बी एफ, और ये बन जाएगा ई सी, ई सी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, आगे बोलो, प्लस। तो देखो हम लोगों ने इसे लिख लिया, ठीक है, इसे लिख लिया, दूसरा वाला हो गया। तीसरा ये ऊपर वाला लिखवाओ, तो क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई जी ए बी, ई जी ए बी, ये बन जाएगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, प्लस देखो ऊपर वाला भी लिख दिया, नीचे वाला लिखो ओ ई सी डी, ओ ई सी डी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, 1 2 3 4। ठीक है, लिख दिए। अब आगे वाला ये वाला फेस लिखवाओ, तो ये लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, क्लोज इंटीग्रल जी ए डी ओ, जी ए डी ओ बी डॉट ई डॉट डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, सही है। अब एक और पृष्ठ बचा रह गया, उसे लिखवा दो। तो क्या ये हम लोगों ने लिखा जी ओ ए डी लिख गया, ठीक है, ये भी लिख गया, इधर वाला भी लिख गया, इधर वाला लिखा, 1 2 3 4 5, कौन सा छूटा रह गया, ओ डी सी ई, ओ डी सी ई, ये भी लिखा गया है, तो ये भी लिख दिया गया है, ये भी लिख दिया गया है। एफ जी ओ ई, एफ जी नहीं लिखा गया है ये, तो इधर लिखवाओ, क्या लिखा गया है, बी वेक्टर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये क्या लिखा गया है, एफ जी ओ ई, एफ जी ओ ई, ये लिखा जाएगा। और ये हो गए 6 के 6 फेस, और इनसे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, 0, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश थोड़ी है। ये सिर्फ हमने दिखाया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग चल रही होंगी, तो एक आयतन लिया है हाइपोथेटिकल, तो इससे निकलने वाला ये फ्लक्स हो गया 0। अब बात आती है कि फ्लक्स 0 हो गया, तो इससे विपरीत वाले जो होंगे उनसे क्या निकल के आएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर जो क्षेत्र है वो ई एक्स डैश है, और यहां पर जो क्षेत्र है वो ई एक्स है। वैद्युत क्षेत्र का डिस्कशन पहले करेंगे हम, ठीक है, समझो फिर। तो यहां पर ई एक्स डैश, यहां ई एक्स, मतलब इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र, बाकी में नहीं है। तो बाकी में नहीं है तो क्या होगा, यहां पर एफ जी ए बी,
एफ जी एफ ए बी कहां है, देखो ए बी ई जी एफ जी है, ये ई जी ए बी एफ जी ए बी है, ये एक बार सही कर लो इसे। एफ जी ए बी है, तो देखो एफ जी ए बी से कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, क्योंकि इस दिशा में कोई घटक ही नहीं मान रहे हैं हम, एक्स अक्ष की दिशा में घटक मान रहे हैं, बाकी किसी में नहीं मान रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसके सामने वाला क्या है, ओ ई सी डी, ओ ई सी डी, इसे भी जीरो करवा देते हैं, ये भी जीरो हो गया। अब बाकी का बचा कौन रह गया, इसके पीछे वाला जो पृष्ठ होगा, इसके पीछे वाला पृष्ठ क्या है, जी ए डी ओ, जी ए डी ओ, ये देखो जीरो हो गया। और इसके सामने वाला जो पृष्ठ होगा ईडीए, ईडीए जो बनेगा वो क्या लिखा गया है, इसके सामने वाला पृष्ठ क्या है, सामने वाला पृष्ठ तो ये बनेगा ना सामने वाला, तो ये बन जाएगा एजीओडी, एजीओडी हो गया। और एक और बनेगा, इसके पीछे वाले को लिखा जीओएडी, जीओएडी, यहां पर बन जाएगा जीएफओ, जीएफईसी, जीएफईओ, जीएफईओ बनेगा, ठीक है। ये वाला पृष्ठ हमें रखना है, एबीसीडी वाला रखना है। और यहां पर एफजीओडी क्या है, एफजी, और यहां पर क्या लिखा गया है, ओ और डी, पीछे वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो पीछे वाला पृष्ठ कौन सा होगा, एफ बी ई सी, ये एफ बी ई सी बनेगा, ये एफ बी ई सी, ईसी, ये वाला भी पृष्ठ हो गया जीरो, क्योंकि उस दिशा में कोई क्षेत्र नहीं है, तो इनको करवा देते हैं जीरो। अगर इनको जीरो करवाएंगे तो अब इसको देखो, ई डॉट डी ए, तो उस दिशा में क्षेत्र राइट साइड में एक्स अक्ष की दिशा में हम लोगों ने मान रखा है, तो ये बन जाएगा ई बाहर चला आएगा। पहले वाले पृष्ठ के लिए लिख रहे हैं, यहां पर अगर इस वाले पृष्ठ का लिखो डायरेक्ट, तो इसे लिखा जा सकता है ई एक्स इंटू में एस लिख सकते हैं, क्षेत्र भी उधर एरिया वेक्टर भी इधर, तो ये बन जाएगा कॉस जीरो, प्लस दूसरे वाले का लिखवाओ, दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का यहां पर क्या लिखा जा सकता है, कहां चला गया, ये वाला, इसका, तो उस तरफ इसका एरिया वेक्टर आएगा, तो इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, तो ई एक्स डैश लिख सकते हैं, इंटू में एस लिख सकते हैं, एरिया तो सेम होगा, क्यूब लिया है, और यहां पर बनेगा cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो बनेगा ई एक्स इंटू में एस, प्लस यहां पर बन जाएगा ई एक्स डैश इंटू में एस, और यहां पर निगेटिव साइन बनेगा, तो इस निगेटिव साइन को लिखो, यहां पर जो साइन बनेगा वो निगेटिव साइन बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो निकल के आया, अब एस तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब है यहां पर ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से ई एक्स क्या निकल के आया, ई एक्स डैश के बराबर निकल के आया। ये देखो सिद्ध हो गया क्या, कि अगर हम यहां पर एक्स अक्ष की दिशा में कोई क्षेत्र लेते हैं कुछ दूरी पर, उसके सामने बदला हुआ क्षेत्र ले लें, तो दोनों जगह के क्षेत्र समान निकल के आए, अर्थात जो यहां पर E होगा वो x पर निर्भर, x पर या x के अनुदेश, x के अनुदेश नहीं है, x के अनुदेश नहीं है इसका कोई घटक। तो अगर x अक्ष के अनुदेश नहीं, किसी और अक्ष के अनुदेश से कंपन कर रहा होगा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसको आगे इधर लिखना चाहो तो लिख लो। तो हमारे पास ये निकल के आया कि बेसिकली जो ई एक्स था वो किसके बराबर आया, ई एक्स डैश के, मतलब कि एक्स घटक इसका क्या निकल के आया, शून्य निकल के आया। इसी प्रकार किसके लिए सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या बात करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो ये भी बी एक्स इज इक्वल टू में बी एक्स डैश निकल के आ जाएगा। ये भी क्या करेगा, एक्स घटक शून्य होगा, एक्स घटक शून्य होगा, लेकिन हम जानते हैं इसमें घटक तो दोनों होते हैं, एक्स में तो कोई घटक नहीं, अर्थात बी तथा ई के घटक तरंग
संचरण के लंबवत होंगे, और तरंग संचरण के लंबवत होंगे, तो हम जानते हैं अगर कण तरंग संचरण के लंबवत गतिमान होते हैं तो उस केस में जो तरंग की प्रकृति होती है, तरंग की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति की देखो यहां से व्याख्या हो गई, पुष्टि कर दी गई। लेकिन कैसे की गई इस बात का ध्यान रखना। हम लोग एक क्यूब लेंगे, उस क्यूब में दो अलग अलग जगहों पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मार्क करेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश इधर तरंग चलाएंगे, फिर बाद में देखेंगे दोनों घटक सेम सेम निकल के आते हैं। और जब दोनों घटक सेम सेम, यहां पर जो 6 फलके, उन 6 फलकों को यहां पर लिख लेना। जो भी एक्स अक्ष के अलावा फलके होंगे उनसे फ्लक्स 0 बनेगा, और उसके बाद में क्या करना, EX की वैल्यू EX डैश के बराबर निकल के आएगी। इसका मतलब वो उसके अनुदिश बदला ही नहीं। अब यहां पर ये जो बदला नहीं, इसका मतलब ये है उसके अनुदिश वो शून्य है, एक्स अक्ष का घटक ही नहीं कोई, इसका मतलब कोई और घटक होगा, तो वो इसके लंबवत घटक निकल के आता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इनकी प्रकृति कैसे लिखी जा सकती है और इनमें ये ऊर्जा घनत्व कैसे लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यहां से हमारा डिस्कशन शुरू होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। बेसिकली ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण होते हैं। क्या होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। इन तरंगों की उत्पत्ति त्वरित या दोलनीय वैद्युत आवेश के द्वारा होती है। यहां पर वापस आओ, देखो अभी हम लोगों ने इसे विधवत देखा, यहां पर देखो दोलन कर रहा, वैद्युत क्षेत्र बना, चुंबकीय क्षेत्र भी बना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा है इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र परस्पर समान आवृत्ति से समान कला में कंपन करते हैं, और ऊर्जा का जो संचरण होता है, तरंग का संचरण होता है, दोनों क्षेत्र के लंबवत होता है। किसकी दिशा में होता है, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की दिशा में होता है, ये भी याद रखो। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में संचरण कर सकती हैं, निर्वात में संचरण कर सकती हैं। निर्वात में इनकी चाल इतनी लिखी जाती है, बढ़िया है, C से लिखा जाता है इसे। किसी माध्यम में चाल उस माध्यम के वैद्युत और चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है, तो अभी देखा नहीं हम लोगों ने। माध्यम में C जो लिखा जाता है बेसिकली लिखा जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट। किसी माध्यम में चाल लिखी जाती तो वो लिखी जाती है म्यू इंटू में एप्सिलॉन। हम जानते हैं म्यू को क्या लिखते हैं, म्यू नॉट म्यू आर लिखा जाता है, चुंबकीय पदार्थ पढ़ रहे थे तब पढ़ा। और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखा जाता है जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये क्या पढ़ रहे थे तब पढ़ा था, जब हम लोगों ने परावैद्युतांक पढ़ा था वहां पर देखा था इसे। तो मतलब वैद्युत जो चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो इन सब पर निर्भर करती है, इसका मतलब बी और ई पर निर्भर नहीं करती। वही पॉइंट है, समदैशिक समांग माध्यम में सरल रेखीय पथ होता है, सरल रेखीय पथ पर चल रही होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये वैद्युत चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती हैं, मतलब एप्सिलॉन आर म्यू आर पर निर्भर करती हैं, लेकिन ये बी नॉट या ई नॉट पर निर्भर नहीं करती। यहां लिखना होगा तो लिख देना, बी नॉट या ई नॉट पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। ठीक, अगला पॉइंट यहां से देखो स्टार्ट होता है। अगला पॉइंट यहां से, इन तरंगों पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं, मतलब आवेश नहीं होता, नहीं होगा। तो आवेश नहीं होगा तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में इनका विक्षेपण भी नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो क्यू ई लगता है, और चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है वो क्यू ई भी साइन थीटा लगता है। तो अगर क्यू की वैल्यू ही 0 कर दी जाए, क्यू की वैल्यू 0 कर दी जाए, दोनों बल 0 हो जाएंगे, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाती हैं। अगला पॉइंट है, ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की परिघटनाएं दर्शाती हैं। ठीक है, ये तरंगे ऊर्जा तथा संवेग संचरण के कारण किसी सतह पर आपतित होने पर दाब आरोपित करती हैं। दाब आरोपित करती हैं तो P बराबर लिखा जाता है I डिवाइडेड बाई में इसे लिखते हैं C, और ये लिखा जाता है 1 प्लस रो लिखा जाता है। ये हमारे पास दाब का सूत्र निकल के आता है। I क्या होता, तीव्रता होती, C होता है प्रकाश की चाल, रो जो लिखा जाता है इसे कहते हैं हम परावर्तन गुणांक, सतह का परावर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक लिखा जाता है, परावर्तन गुणांक लिखा जाता है। तो ये परावर्तन गुणांक हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर ये 1 प्लस रो लिखा गया, परावर्तन गुणांक I बाई C लिखा जाता है, ये रो के बराबर होता है। अगला पॉइंट अगर यहां से डिस्कस करें, देखो इधर स्पेक्ट्रम शुरू हो गए हैं, यहीं पर डिस्कस करते हैं अगले कुछ पॉइंट्स।
एक तो हो गया कि ये तरंगे संवेग संचरण करती, ऊर्जा चलती, सतह पर गिरेंगी, कुछ ना कुछ दाब बनाएंगी, दाब का ये फार्मूला हो गया, परावर्तन गुणांक हो गया। इन तरंगों पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अगर ये चलती हैं तो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाएंगी। यहां से अगला पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं बेसिकली वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। ये कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ होती मतलब ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुदिश गति करती हैं, गति करती हैं। ठीक है, गति करती हैं। अगला पॉइंट यहां से लिखना चाहो तो लिख लो, अनुप्रस्थ का मतलब तो जानते हैं, जिधर तरंग संचरण कर रही होती है, जो कंपन हो रहे होंगे ई और बी के, वो इनके लंबवत होने चाहिए। ये हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट यहां से देखो, इसमें लिखते हैं विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वो कैसी होती हैं? इनके अंदर ये क्षमता होती कि ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, प्लेट को प्रभावित करती हैं, प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं तो कौन करता है? केवल और केवल ई वेक्टर करता है। दृष्ट नाड़ियों को उत्तेजित करने का काम यही करता है। तो ये वेक्टर जो होता है हमारे दृष्ट नाड़ियों को उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से प्रकाश का संसूचन हमारी आंखें कर पाती हैं और वस्तुओं को हम देख पाते हैं। ठीक है, इसके आगे यहां पर नए पेज पर बात करते हैं। अगला पॉइंट यहां पर होगा, कौन सा नंबर होगा? जो भी नंबर लिखे गए हो, यहां पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं, ऐसे अगला पॉइंट डाल के लिख लो। अगला पॉइंट यह है कि निर्वात में चाल जो होती है इनकी, वो किसके बराबर होती? सी के बराबर होती है। और ये क्या होती है? मैक्सिमम चाल होती है, अधिकतम चाल होती है। ठीक है, और ये अधिकतम चाल होती है तो ये किस पर निर्भर करती है? तो सी का मान हम लोगों ने देखा ये इस पर निर्भर करती है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। और आवृत्ति पर अगर ये निर्भर नहीं करती, इसका मतलब है अलग अलग आवृत्ति की तरंगे निर्वात में समान चाल से चलेंगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। अगला पॉइंट यहां लिखो, यू जो माध्य लिखा जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा यू माध्य क्या लिखा जाता है? क्या लिखते हैं? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई नॉट का स्क्वायर। और इसको अगर ऐसा लिखना हो तो हाफ, ऐसा लिखना हो हाफ ना लिखो, एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई आरएमएस का स्क्वायर लिखा जा सकता है। बी में लिखना चाहो बी में लिख दो, और अगला पॉइंट लिखना चाहो तो तीव्रता के लिए लिख दो कि इनकी जो तीव्रता लिखी जाती आई, वो लिखा जाता है यू माध्य, यू मीन इनटू में क्या लिखा जाता है? सी से लिखा जाता है। तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई आरएमएस का स्क्वायर इनटू में सी लिखा जाता है। ये होती है इनकी तीव्रता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बेसिकली पता होने चाहिए। गुण लिखने के आए तो कम से कम 4-5 याद रखना, इनमें से जो मन करे वो याद रख सकते हो। यहां पर इनकी विशेषताएं शुरू हुई थी, यहां पर विशेषताएं, यहां पर ये विशेषताएं हो गई। यहां पर देख लिया था हम लोगों ने कि इनकी प्रकृति कैसे सिद्ध कर सकते हैं, अनुप्रस्थ होती है, पूरा एजम्पशन था हमारा। यहां पर हम लोगों ने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है, पूरा प्रोसेस देख लिया। यहां पर ऊर्जा घनत्व का एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव कैसे किया जाता है उसके बारे में बात की। अगली क्लास में हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द